अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे क्योंकि 7 हो चुका है। आवाज़ प्रॉपर है? यस सर। ठीक है। अब आपको केवल मेरी स्क्रीन दिखेगी, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता दीजिएगा। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे ठीक है। तो कल हमने 22 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो आपका एक बार पुनः स्वागत है। उम्मीद कर रहा हूँ आप अभी जो समय आपके पास बचा हुआ है इस सत्र के लिए उसका अच्छा सदुपयोग कर रहे होंगे। तो आज की क्लास लेके मैं हरीश सती, लेक्चरर फिजिक्स, अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज खिरसू पौड़ी गढ़वाल से आपके बीच हूँ। फिजिक्स का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे और 22 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज 23 क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन ये है और इससे संबंधित बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसको हल करने की कोशिश करेंगे और फिर मैं आपको जो आंसर की है, कितना आपको लिखना होता है, किस तरीके से लिखना होता है, वो भी आपको बताऊंगा। धारा घनत्व को परिभाषित कीजिए। क्या यह एक अदिश है या सदिश? ये राशि किस किस तरीके की है धारा घनत्व, ये बताना है आपको। किसी धातु के चालन में कोई विद्युत क्षेत्र E बनाए रखा गया है। यदि इस चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों यानी उनका द्रव्यमान दिया हुआ है m, आवेश दिया हुआ है E की संख्या n है तथा इसका विश्रांति काल, जिसको रिलैक्सेशन टाइम हम कहते हैं, टाउ है, तो दर्शाइए कि J इज इक्वल्स टू, और ये रिलेशन, ये जो इसके डेफिनेशन में भी आता है, रिलेशन आपको दिखाना है। जहां इसने दे भी दिया कि जो अल्फा की वैल्यू है वो ये प्राप्त होगी आपको, यहाँ पे जो अल्फा हमने यूज किया है, तो ये दिखाना है। 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें भी स्टेप मार्किंग चलेगी बीच में, और अथवा में भी इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, व्हीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं? व्हीट स्टोन सेतु के संतुलन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? तो सबसे पहले हम पहला पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट से रिलेटेड जो भी नॉलेज आपको देना है वो पहले मैं दे देता हूं और फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ हम जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आया है आपके 3rd चैप्टर से या यूनिट 2nd से, जहां पे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं और धारा घनत्व एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, धारा को भी छोड़ दीजिए, सबसे पहले घनत्व समझिए। घनत्व क्या चीज है? घनत्व का मतलब होता है कि प्रति एकांक वैल्यू क्या है, वो चाहे प्रति एकांक आयतन की बात करें, प्रति एकांक क्षेत्रफल की बात करें या प्रति एकांक लंबाई की बात करें, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। चार्ज का भी 3 तरीके की घनत्व हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तो ऐसे ही धारा घनत्व है। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये धारा घनत्व आया कहाँ से। एक वायर होता है, उस वायर में चार्जेस फ्लो करते हैं और ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, जिसको हम ए से दिखाते हैं। यहां पर इस एरिया से प्रति सेकेंड या प्रति टाइम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन या आवेश निकलते हैं, उन आवेशों के काउंटिंग को तो हम कहते हैं आई। आई इज इक्वल्स टू, आपको पता है, क्यू अपॉन टी होता है। तो आई हो गया। अब धारा घनत्व किसका बताना है? आई का बताना है। तो इसका अर्थ ये, और किससे जा रहा है? एरिया से जा रहा है। ये मैंने इसलिए बताया कि हमें पता होना चाहिए कि आई अपॉन ए जो होगा वो धारा घनत्व होगा, वो जे को डिनोट करेगा, राइट। अगर ये किसी लाइन से जा रहा होता तब यहाँ पे आई अपॉन एल आता, जो कि होता नहीं है। ये किसी आयतन से जा रहा होता तब आई अपॉन वी आता। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं चलेंगे, लेकिन यहाँ पे किससे जा रहा होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया से जिसको हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पे आई अपॉन ए आएगा। तो हम ये कह सकते हैं प्रति, अब इसको परिभाषित करना भी सीखिए। हालांकि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अभी सीबीएसई में भी नहीं और उत्तराखंड में भी नहीं, परिभाषाएं ज्यादा नहीं पूछी जाएंगी, पर फिर भी आपको डिफाइन करना आना चाहिए। प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से, अगर हिंदी में आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे? प्रति एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल धारा का भी कह सकते हैं, या गुजरने वाले कुल आवेशों का भी आप कह सकते हैं प्रति समय। तब वहां पे आपको समय भी बोलना पड़ेगा, धारा बोलेंगे तो आपको समय नहीं बोलना पड़ेगा।
के मान को हम धारा घनत्व कहते हैं। तो धारा घनत्व की परिभाषा ये हो जाएगी, आगे आपको लिखी हुई मिल जाएगी। तो ये तो धारा घनत्व की परिभाषा हो गई। तो आगे जो रिलेशन हमें चाहिए, उस रिलेशन के लिए फिर से हम इस फिगर पे जाएंगे। यहाँ पे आपके फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए बच्चों, ये क्या होता है, एक कंडक्टर होता है। कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन रेंडमली क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। इस तरीके से हम रेंडम गति इनकी दिखा सकते हैं। ये इस तरीके से मोशन करते हैं। कब करते हैं, जब इस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड न लगाया गया हो। यानी कि जब कोई भी आपके पास चालक है, चालक मीन्स कोई भी मेटल है, जैसे एक लोहे का टुकड़ा है, एक तांबे का टुकड़ा है, एल्यूमिनियम का टुकड़ा है, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है और ये फ्री इलेक्ट्रॉन हर समय रैंडम मोशन में है। इनका जो मोशन है वो कैसा है, रैंडम मोशन है, राइट। और वो रैंडम मोशन एक इस तरीके से मैंने ये एक इलेक्ट्रॉन का दिखा दिया। ये कब है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं। और अब हमने क्या किया, इस वायर को उठाया और एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में सपोज दैट यहाँ पॉजिटिव लग गया और यहाँ लग गया नेगेटिव। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव हो गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये सारे के सारे इस डायरेक्शन में अलाइंड हो जाते हैं या इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हो जाते हैं, जिसको हम अनुगमन वेग भी कहते हैं। इस तरीके से ये सारे के सारे इस डायरेक्शन में क्या हो जाते हैं, अनुगमित हो जाते हैं। अनुगमित का मतलब होता है हल्के से मोशन से, जिसकी जो वैल्यू होती है वो लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये इस डायरेक्शन में गमन करने लग जाते हैं। तो देखिए, इसके साथ मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाए। थोड़ा सा मुझे एक मैसेज लेने दो, कोई बच्चा कह रहा मैं ज्वाइन नहीं कर, अच्छा हाँ ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, पासवर्ड मांग रहा है। हाँ, ये फोन की प्रॉब्लम होगी। एक मिनट है, कोई बच्चा ज्वाइन नहीं कर पा रहा है तो यूट्यूब पे लाइव देख सकते हैं। सर स्क्रीन शेयर भी नहीं हो रही है मेरे फोन में। सबकी प्रॉब्लम है या बेटा आप ही आपकी हो रही है? काफी टाइम बाद बता रहे हो आप, बताएं। दिख रही है सर, हमें आपको भी दिख रही है रही ना? है सर। ठीक है, आप यूट्यूब लाइव पर देख सकते हैं। सेम टाइम पे क्लास वहां भी चल रही है। बाकी बच्चों को बच्चे किसी की ना अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है तो यूट्यूब लाइव पे आप जा सकते हैं। अदरवाइज आपके यहाँ पे ना नेटवर्क की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी नहीं होगी, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए, अभी तक मैं जो बता रहा था वो समझ में आ रहा था आपके? कोई भी एक बच्चा बताए। यस सर। ठीक है बेटा, मैं यहाँ पे देखो, क्वेश्चन अलग चीज हो गई। यहाँ पे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो सब आपको दी जा रही है। देखो, मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं। जैसे इसमें देखो, अभी आपको ये पता लग गया है कि कोई भी चालक होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन हर समय रैंडम मोशन में होते हैं और उनका जो टोटल वेग होता है वो शून्य होता है। जैसे उनका हम एवरेज निकालेंगे तो 0 होता है जब उसको कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने ना रखा हो। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो सब के सब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने लगते हैं। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ठीक अपोजिट, राइट। और ये भी आपको बता दिया कि वो ड्रिफ्ट होते हैं, अनुगमित होते हैं, जिसको हम अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको कहा जाता है। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन आएगी। एक फॉर्मूला हमने यहाँ पे पढ़ा है, फिर से फिगर बना के आपको बता रहा हूं। देखिए, ये फिगर थी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूज किया है और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अनुगमित हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम I का रिलेशन देखें तो I इज इक्वल्स टू, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, बहुत अच्छा डेरिवेशन है जो कि यूज किया जाता है, NeVd और A, राइट। यहाँ पे N क्या है, प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो कि यहाँ पे दी भी है इसने, ये देखिए। फिर E क्या है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश है या चार्ज है। Vd क्या है, अनुगमन वेग है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसको कहते हैं, और क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए। ये रिलेशन है I इज इक्वल्स टू, यहां से आपको स्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, Vd की वैल्यू रखनी है। I इज इक्वल्स टू Ne, Vd की वैल्यू होती है E/m टाउ। अब ये भी कई बार डेरिवेशन के लिए आता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये डेरिवेशन ये वाला नहीं पूछा गया। यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं या किसी भी उसमें अनुगमन वेग और धारा का ये संबंध होता है, सीधे ये लिखना आपको, आधा नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको Vd की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए Ne², E आ जाएगा
अपॉन m आ जाएगा और टाउ आ जाएगा और यहाँ पे a भी है, राइट। और इस साइड में क्या है आपका i है, इस साइड में i है। आप इसको इस साइड ले आए, यानी कि क्या हो जाएगा i अपॉन a हो जाएगा। इस साइड क्या हो जाएगा n e स्क्वायर, टाउ को इसके साथ रख लीजिए, अपॉन m लिख लीजिए और e को अलग कर दीजिए। आप कहेंगे a कहाँ गया, तो a इस साइड आ गया। ये वाली वैल्यू किसको देती है, j को देती है। और इसने खुद कहा है कि जो ये एन ई स्क्वायर अपॉन m और टाउ है ये अल्फा है, यानी कि इसकी जगह पे मैं अल्फा लिख सकता हूं और ये क्या हो गया, e हो गया। अब ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। सो फाइनली ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। इतना ही आपको करना है, इतने ही स्टेप करने और आपका आंसर आ गया। 3 मार्क्स आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे। ये पूछ रहा था सदिश है या अदिश है, तो ये सदिश है, ये आपको लिख लेना है क्योंकि सदिश आपको प्राप्त होता है। अब देखिए इस तरीके से यहाँ पे किया गया है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखी जो मैंने बताई थी, आधा नंबर आपको मिल गया। ये अगर डेफिनेशन नहीं भी लिखते हैं आप, अगर केवल फॉर्मूला भी लिख देते हैं तब भी आपको आधा नंबर मिलेगा। कुछ बच्चे ये परेशान ना हो कि यार हमें डेफिनेशन नहीं आई, अगर वो फॉर्मूला लिख के भी आते हैं तब भी उन्हें आधा ही नंबर मिलेगा, डेफिनेशन लिखें तब भी आधा नंबर मिलेगा। दोनों लिख दिए तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सदिश है अदिश है, आपने सदिश लिख दिया, आधा नंबर फिर मिल गया आपको, 1 नंबर आप प्राप्त कर चुके हैं। ये फिगर आप बना देंगे। इस फिगर को बनाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा इसने दूसरी विधि अपनाई है, लेकिन आप सीधे i इज इक्वल्स टू कहां से स्टार्ट करेंगे, एन ई ए वी डी, फिर उसके बाद वी डी की वैल्यू रखेंगे। i इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन ई ए और वी डी की वैल्यू क्या थी, ई ई अपॉन एम टाउ। इस ए को इधर ले आएंगे, आई अपॉन ए हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एन ई स्क्वायर। तो जरूरी नहीं हर बार इसी की कॉपी कर। हेलो, किसी को कोई दिक्कत हो रही है, किसी का माइक खुला हुआ है। एम टाउ और ये ई आ जाएगा, तो इतनी वैल्यू को उसने ऑलरेडी अल्फा कह रखा है क्वेश्चन में, आप यहाँ पे अल्फा रख दीजिएगा और ये जे इज इक्वल्स टू अल्फा ई हो गया। तो इस तरीके से 3 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया और इसमें आपके मुश्किल से 1 या 2 मिनट लगने वाले हैं। देख लीजिए, बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ता है और इस तरीके से आपको फिजिक्स करनी है और पूरे मार्क्स आपको मिलते हैं। तो समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन जो था यहीं पे पढ़ लेता हूं इंग्लिश में ही। व्हाट इज a Wheatstone bridge obtain the necessary conditions under which the Wheatstone bridge is balanced। आपसे पूछ रहा है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और फिर उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज एक समचतुर्भुज नुमा आपकी क्या होती है, अरेंजमेंट है। इस अरेंजमेंट में जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस ही लगे, हालांकि हम रेजिस्टेंस के केस में इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह पे कभी कभी कैपेसिटर भी होता है इस तरीके से लगे हुए, ये कैपेसिटर भी हो सकते हैं, राइट। और कभी कभी कुछ और भी दे देता है। तो ये एक समचतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाओं पर या तो रजिस्टर लगे होंगे और या कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को तो हटा ही दीजिए फिलहाल, आप रजिस्टर पे फोकस कीजिए। तो ये 4 भुजाएं होंगी जिन पर क्या लगे होंगे, रजिस्टर लगे होंगे इस तरीके से, राइट। इनकी वैल्यू P Q R S भी आप कह सकते हैं। यहाँ पे R1 R2 इसके हिसाब से कुछ भी लिखा है वो छोड़ दीजिए, अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि यहाँ ऐसे दिया है तो इसी तरीके से करना है। कुछ लोग R1 R2 R3 R4 भी करते हैं जो कि यहाँ पे दिया है। जनरली हम जो छात्रों को पढ़ाते हैं हम P Q R S करते हैं। उसके बाद इसके 2 डायगोनल होते हैं बेटा। एक डायगोनल ये होता है, इस पे लगा होता है गैल्वेनोमीटर, इसमें भी कई बार हम एक रजिस्टर दिखा देते हैं। और एक डायगोनल जो अंदर होना था उसको हम बाहर की तरफ दिखाते हैं, जिसपे बैटरी लगी होती है और यहाँ पे एक की लगी होती है। इस तरीके से डायगोनल पूरा हो गया। तो कुल मिला के एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, जिसमें उसके 4 भुजाओं पे 4 क्या लगे हैं, रजिस्टर लगे हैं, प्रतिरोधक लगे हैं और जो एक विकर्ण है उस पे गैल्वेनोमीटर है और अन्य जो विकर्ण है उस पे बैटरी लगी है और की लगी हुई है। इस अरेंजमेंट को कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें कंडीशन क्या आती है, जब ये संतुलन की अवस्था में होता है तो ये जो भुजा होती है जिसको हम 5th भुजा कह सकते हैं, इसमें I इक्वल्स टू 0 होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर संतुलन की अवस्था में होता है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए जो पूछा गया उससे बहुत सारी चीजें मैं आपको अतिरिक्त बताऊंगा। ये जो पॉइंट होता है इसको हम A कहते हैं, इसको ऊपर टच नहीं करना होता है, बी कहते हैं, यहां नहीं लिखा जाएगा, इधर बी समझ लेना, इधर बी है, इधर सी है और इधर डी है, राइट। तो यहां पे देखिए बेटा, इसमें अगर करंट नहीं है, कल भी ये कॉन्सेप्ट आया था, बी और डी में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं I इक्वल्स टू 0। इसका मतलब V और D का जो वोल्टेज होगा या
जो विभव होगा वो क्या होगा, इक्वल। क्या होगा, इक्वल। ये आपको ध्यान देना है, मैंने परसों भी एक कॉन्सेप्ट आया था, वहां पे भी आपको बताया था कि जब भी पोटेंशियल इक्वल होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि पोटेंशियल में अंतर होना चाहिए, तब करंट फ्लो करता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, किस तरीके से पूछेगा वो पता नहीं, लेकिन पूछ लिया जाता है। तो ये फिगर आप बना देंगे, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। सारे ही बच्चों को फिगर आ गई होगी क्योंकि मैंने पूरी की पूरी एक्सप्लेन कर दी है। अब आपको क्या करना है, फिगर जब आप बना देंगे उसके बाद आपको व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज करना है। और प्रिंसिपल क्या है, मैंने कहा कि यदि ये संतुलन की अवस्था में है तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। मैं एक बार फिर से दिखा रहा हूं आपको, इस तरीके से एक रजिस्टर होगा, इस तरीके से दूसरा रजिस्टर होगा, इस तरीके से तीसरा होगा और इस तरीके से चौथा होगा। यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे डी होगा, इसका नाम पी होगा, इसका नाम क्यू होगा, इसका नाम आर होगा, इसका नाम एस होगा। इधर होगा गैल्वेनोमीटर, 2 बार बना दिया, और इस तरीके से होगा। अभी मैं आपको यहाँ से करंट नहीं दिखा रहा हूँ, करंट आएगा यहाँ से, सपोज दैट यहाँ से आई करंट आ रहा है, यहाँ पे उसके 2 भाग होंगे, एक होगा I1, इधर की तरफ जाएगा I2। अब यहाँ से लेकर ये जो ए से बी, बी से सी है, इसमें I1 करंट ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में करंट की वैल्यू सेम रहती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो रुक रुक के भी मैं बता रहा हूं, पॉज लेके, और आप अगर नोट कर रहे होंगे तो नोट भी करना है, अदरवाइज याद रखना है, अदरवाइज एक बार इस वीडियो को दोबारा रिपीट करना है देखने के लिए, तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे I2 है तो इसमें भी I2 ही रहेगा। और फिर से यहाँ पे देखिए, इधर से I1 आया, इधर से I2 आया, इधर फिर I करंट होगा क्योंकि I1 प्लस I2। यहाँ पे हम कहते हैं IG धारा होगी, और जो IG धारा होगी वो क्या होगी, 0 के बराबर होगी। इसमें हमने IG धारा ले ली, क्लियर है। इसमें अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल यूज करेंगे तब हम इस तरीके से धाराएं नहीं मानेंगे। ये कब है, जब हम कौन सा सॉरी, यहाँ पे अगर हम किरचॉफ के लॉ यूज कर रहे होंगे तब हम I1 I2 यूज नहीं करेंगे। तब हम क्या करेंगे, इधर से अगर I करंट आ रहा है, इधर हमने I1 मान लिया, तो इसमें जो I2 की वैल्यू है ना, I2 को हम लिखेंगे I माइनस I1। ये भी सबको समझ में आ जाना चाहिए इजीली। इधर से आ रहा था I करंट, यहां चले गया I1, तो कितना बचा, I माइनस I1, जिसको हम I2 कह रहे हैं फिलहाल के लिए। और यहाँ पे क्या हुआ, फिर देखिए यहाँ पे हमने IG मान लिया, तो यहां से आ रहा था I1, इधर चला गया IG, तो इस वाले में करंट हो जाएगा I1 माइनस IG, राइट। और यहाँ पे देखिए इस वाले में क्या होगा, इधर से आ रहा है IG, इधर से करंट आ रहा है I माइनस I1, ध्यान दीजिए। और इस वाले में क्या हो जाएगा, फिर इसमें सबका योग हो जाएगा, यानी कि तीनों को हम जोड़ देंगे, I माइनस I1 और ये सॉरी I माइनस I1 और प्लस क्या हो जाएगा IG, इस वाले में करंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है, एक बार मैंने रफली सिखाया, अब मैं यहाँ पे आपको फाइनली इसमें बताऊं। तो यहाँ पे इसने यही ले रखा है I1 I2, फिर यहाँ I1 लिया होगा या I3 ले लिया है। यहाँ पे मैं अगर बताऊं तो इसमें करंट होगा बच्चों I1, इसमें करंट होगा I माइनस I1, इसमें करंट होगा IG, यहां से आगे की तरफ करंट होगा I माइनस I1 प्लस IG, किरचॉफ के लॉ लगा रहे हैं। और इस वाले में करंट होगा I1 माइनस IG। इस तरीके से आपको फिगर कंप्लीट करनी है। उसके बाद आप जब किरचॉफ का लॉ लगाएंगे तो ये पहला पास है, इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे। अब देखिए इस पास में कैसे लॉ लगेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब पहले पास में आप लॉ लगाएंगे, कोई भी एक डायरेक्शन डिसाइड कर लीजिए, जैसे आपने ये डायरेक्शन डिसाइड कर ली, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ कहता है कि जो I1 और R1 है उनकी जो वैल्यू होती है उसका प्रोडक्ट सब में सम होगा, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन का आपको ध्यान रखना होता है। तो मैं केवल एक पार्ट आपको दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। सपोज दैट ये वाला पार्ट है जिसको मैंने कहा है P, इसमें धारा मैंने कही है I1। अच्छे से समझिए क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम की तैयारी, यहाँ पे हम बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकते। इसमें मैं कह रहा हूं करंट कितना होगा I माइनस I1, और इस वाले में मैंने कहा करंट है IG। ठीक हो गया। हालांकि IG की वैल्यू बाद में हम 0 रखेंगे, आप चाहे तो 0 भी रख सकते हैं। और यहाँ पे हम एक अपनी तरफ से
रेजिस्टेंस ले रहे हैं आरजी। आरजी किसका रेजिस्टेंस होगा? गैल्वेनोमीटर का। ये पहला पास है हमारा। अब हमने ये डायरेक्शन डिसाइड कर ली कि हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो देखिए इस डायरेक्शन में जब आप जाएंगे और किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाएंगे तो आएगा I1 P, यहां पे हम Q नाम दे देंगे, राइट। इसमें भी ये मैच कर रहा है, प्लस IG RG, और इसमें मैच नहीं कर रहा क्योंकि इसके अगेंस्ट हो जाएगी ना ये। इसमें तो डायरेक्शन नीचे की तरफ है और जो डायरेक्शन हमने चूज किया वो ऊपर की तरफ है, तो ये माइनस आएगा, माइनस I1 और क्या आ जाएगा Q, और इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि यहां पे कोई भी बैटरी आपको नहीं दिख रही है, राइट। अब देखिए IG की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगा? I1P माइनस, ये 0 हो गया पूरा टर्म, I माइनस I1 Q, ये ब्रैकेट में लिखो नहीं तो गलती होगी, बाहर से वो है, और इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। या यहां पे और सॉल्व करेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं? I1 अपॉन I माइनस I1 इज इक्वल्स टू Q अपॉन P, और अगर उल्टा लिखेंगे, ये ऊपर रहेगा ये नीचे रहेगा, तो आप P अपॉन Q लिख सकते हैं। ये पहला सॉल्व हो गया। सिमिलरली जब आप दूसरा सॉल्व करेंगे तो उसमें भी यही इक्वेशन बनेगी, उसमें यहां बनेगा आपका ये वाला टर्म, लेकिन इस टर्म में क्या आएगा ये इतना आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको दूसरा पार्ट भी इसका बताता हूं। भाई यहां ये ध्यान रखना कि यहां पे हमारे पे कंडीशन या तो I1 अपॉन I माइनस I1 Q अपॉन P आ गया, या मैंने कहा इसको आप P अपॉन Q इज इक्वल टू, ठीक उल्टा कर दो, I माइनस I1 अपॉन I1 लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गए भाई, इसको ध्यान में रखना। अब मैं आपको दूसरा पार्ट भी इसका बता रहा हूं। बड़े क्वेश्चन है, समझाने में बड़े हैं, आपके लिए बड़े नहीं है। दूसरा पार्ट कैसे सॉल्व होगा, यहां से आगे बढ़ते हैं। यहां होगा आपका R और इस साइड होगा आपका S, और यहां क्या है आपका फिर से IG करंट है, इधर मैंने कहा RG लेंगे, और ये कंडीशन आ गई। इसमें कितनी धारा बताई थी मैंने, ध्यान हो आपको, तो I माइनस I1 प्लस IG बताई थी। इसमें कितनी बताई थी? I माइनस IG बताई थी, और इसमें तो IG है, ये आपको पता है। यहां भी हम ये डायरेक्शन ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन आएगी, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए I माइनस ये I1 होगा, यहाँ पे I1 माइनस IG इंटू R होगा, ये अपोजिट में पड़ रही है, तो देखिए I माइनस I1 और इंटू क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या आएगा आपका I1 माइनस प्लस IG भी है, और इसके साथ आ जाएगा S, और फिर इसके भी अपोजिट है यानी IG इंटू RG, और फिर इक्वल्स टू यहां भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर से देखिए जहां जहां IG है ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, यहां पे ये 0 हो जाएगा, यहां पे 0, यानी क्या बचेगा आपके पास? I1 R बचेगा माइनस I माइनस I1 और S बचेगा, इक्वल्स टू 0 बचेगा। फिर से देखिए आप या तो उसी की तरह बनाएं या तो आप क्या बनाएं, यहां पे इक्वेशन इससे बनाएंगे तो होगा I1 अपॉन I माइनस I1, ये ऊपर रखा, हो जाएगा S अपॉन R, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखिए जो लेफ्ट साइड है ना वो दोनों की बराबर है। वहां से हमारे पास क्या आया था, ध्यान हो आपको, तो Q अपॉन P आया था, और यहां से आ गया S अपॉन R, और ठीक उल्टा कर दो तो इसको, ये भी सही है और उल्टा भी लिख सकते हैं, P अपॉन Q और R अपॉन S, और यही इसका सिद्धांत भी है जो कि फाइनली यहां पे जाके प्रूफ हो रहा है। मैं इसको इरेज करता हूं, और यहां पे इसने यही प्रूव कर रखा है, यहां पे केवल स्टेप दूसरे तरीके से कर रखा है वही चीज, आप भी कर चाहो तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये आपको करना है और 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है समझने में। आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी मुश्किल से 1 या 2 नंबर का था, सॉरी 1 या 2 मिनट का था। जहां पे आपको आता होगा तो आप खट 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 इसका फिगर बनाएंगे, और फिगर बनाने के बाद फटाफट आप कर लेंगे। फिर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया। डरना नहीं है न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। मैं कह रहा हूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आए तो आपको खुश हो जाना है कि भाई इसमें हमारा समय भी कम लगेगा, राइटिंग की भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और बहुत अच्छे तरीके से आप
अगर कर लेते हैं तो 100% मार्क्स यहाँ आपको मिल भी जाएंगे, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। वैसे आप जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं फिजिक्स में आपको लग भी रहे होंगे, सारे न्यूमेरिकल जैसे ही हैं। चलिए तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, देर नहीं करते हैं। 1.3384 इंटू 10⁻14 जूल गतिज ऊर्जा का कोई प्रोटॉन पूर्व दिशा के अनुदिश दिशिक 2.0 मिली टेस्ला के किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की ओर क्षैतिजतः गतिमान होते हुए प्रवेश करता है, परिकलित कीजिए। आपको प्रोटॉन की चाल बतानी है, प्रोटॉन में उत्पन्न त्वरण बताना है और प्रोटॉन के गमन का पथ बताना है। तो सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये कहां से लिया गया होगा क्वेश्चन। ये लिया गया है फोर्स ऑन अ चार्ज, कॉन्सेप्ट है फोर्स ऑन अ चार्ज, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से लिया गया है। और ये जब कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं तो एक चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, क्यू वी वी, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। वो भी तब लगता है जब वो 90 डिग्री पे उस पर क्या करेगा, प्रवेश करेगा। अदरवाइज अगर थीटा कोण पे होगा तो यही फोर्स आपका F = क्यू वी वी और साइन थीटा होता है। तो पहले तो ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि यहाँ का कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पे ऊर्जा की बात भी की गई है, यहाँ पे त्वरण भी बताना है, तो त्वरण हम बता देंगे क्योंकि फोर्स आ जाएगा तो त्वरण इजी है। अगर हम उसको कहें हमारे पे फोर्स है तो न्यूटन का सेकेंड लॉ इसी के लिए हमने पढ़ा हुआ है, F = ma होता है। तो यहां से A = F/m आ जाएगा। और प्रोटॉन के गमन की त्रिज्या भी हम ज्ञात कर लेंगे इसी कॉन्सेप्ट से। लेकिन सबसे पहले आपको यहां पहुंचना पड़ेगा कि ये इस कॉन्सेप्ट से लिया गया है। ओके, अब देखिए क्या क्या चीजें हमारे पास है। ये कहता है कि पूर्व दिशा का, यहां पे सबसे पहले देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरीके से है, ये ईस्ट डायरेक्शन में है। कोई प्रोटॉन है जो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में आएगा, यहां ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, राइट। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, क्लियर है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें प्रोटॉन की चाल बतानी है, तो यहाँ पे चाल बताने के लिए हमें अभी किसी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, ये सेकेंड टाइम पे जरूरत पड़ेगी। हम जानते हैं गतिज ऊर्जा की बात की गई है और गतिज ऊर्जा होती है ½ mv², ये होती है जिसको हम = ke कहते हैं, राइट। ½ mv² k की वैल्यू कितनी देर की बेटा, जरा देखिए 1.3384 इंटू 10⁻⁻14। हमें v चाहिए, चाल बतानी है ना, तो v चाहिए, तो v² हो जाएगा 2 × 1.3384 इंटू 10⁻⁻14। और ये जो m है ना, m किस में चले जाएगा, अपॉन में। ये m क्या है, mp भी लिख सकते हैं आप इसको, प्रोटॉन का द्रव्यमान है या उसका मास है। अब यहाँ पे अगर आप इसकी वैल्यू, यहां तक आपको समझ में आ गया, v तक बताया मैंने, और आगे सॉल्व करें तो पहले v का ही बता दूं फिर सीधे सॉल्व करेंगे। v = लगेगा आपका, तो ये 2 × 1.3384 इंटू जो भी वैल्यू है यानी काइनेटिक एनर्जी अपॉन mp। तो मैं तो चाहता हूं कि एक रिलेशन ये याद रखें आप, v = होता है √2m ke मीन्स काइनेटिक एनर्जी और अपॉन m। इस रिलेशन को याद रखें आप, और जगह भी आपका काम आएगा, वही कर रखा है यहाँ पे सॉल्व। ओके, तो इसको इरेज करते हैं और सीधे इसी रिलेशन में वैल्यू रखेंगे। तो हमारे पे रिलेशन क्या आया, v = आया, जो कि मैंने पूरा बता दिया आपको कहां से आया, 2 ये आया था v = 2 और क्या आया था ke और अपॉन क्या आ गया था आपका, m आ गया था, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी √ के अंदर 2 × 1.3384 इंटू 10⁻⁻14 m। प्रोटॉन का आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज जो पेपर का स्टार्टिंग होगा उसमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, बहुत सारी चीजें दी गई होंगी। तो मेरे को याद है, मैं आपको लिख देता हूँ 73 इंटू 10⁻⁻27, इतना होता है, इतना kg होता है। थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन भी देखना, जैसे ये 1.673 है, ये लगभग 13, तो ये लगभग 1300 के बराबर है, ये 1 हो रहा है, तो इसके पीछे 3 है, इसके पीछे 4 है,
लगभग हम पीछे और आगे का देखें तो 8 टाइम इससे डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड होगा ये वाली वैल्यू 8 टाइम। तो थोड़ा सा इस तरीके से भी आप देखने की कोशिश करना कि भाई किस तरीके से इसका मैच हो सकता है। तो ये 8 टाइम इसको डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा 2 इंटू, अब ये 8 इससे ये पूरा का पूरा 8 टाइम कट गया, ये 10 टू द पावर कितना है -14 है, नीचे से ये कितना आ जाएगा +27 आ जाएगा, माइनस था ऊपर आके प्लस हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 16, ये 16 लिख लिया, और ये कितना बचेगा 10 टू द पावर, यहाँ पे देखिए ये कितना हो रहा है, लगभग हमारे पास कितना है, ये वैल्यू हो रही है, और इसमें पॉइंट भी था तो 1 पॉइंट, ये यहाँ पे पॉइंट भी लगेगा, थोड़ा सा ये ध्यान देना, ये इसमें पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट आएगा आपका, तो ये 10 टू द पावर हो जाएगा 13, और अगर इस पॉइंट को आप हटाएंगे तो ये आपके पास 16 इंटू 10 टू द पावर बचेगा 12, और फिर अगर आप इसका लेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर बचेगा 6। थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को आपको समझना पड़ेगा। 16 का कितना होता है 4 होता है, 12 का आधा कर देना, जब अंडर रूट के अंदर है तो 12 है तो ये 6 पे आ जाएगा, तो 4 इंटू 10 टू द पावर 6 इसकी चाल बचेगी। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। आगे आप यहाँ आ जाइए, यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, देखिए रिलेशन जो मैंने आपको सॉल्व करके बताया था वो ये है, ये इसका सॉल्यूशन सीधे लिख दिया उसने, लेकिन आपको पूरा करना पड़ेगा, और आप इसको रफ में भी कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे पूरा सॉल्व करके 2 इंटू 1.3384 इंटू 10 टू पावर -14, और फिर यहाँ पे 1.673 3 इंटू 10 टू पावर -27, और फिर सॉल्व करके दिखा सकते हैं, और ये आपके पास आ जाएगा। तो पहला केस तो ये था जो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड था। अब आपके पास ऑलरेडी क्या मिल चुकी है, v मिल चुका है। अब आपको सबसे पहले मैंने कहा ना त्वरण के लिए a = F/m चाहिए, राइट। तो f की वैल्यू चाहिए आपको, तो f निकालेंगे पहले आप। f की वैल्यू क्या होगी ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया, QVV, वो 90 डिग्री पे है, ये देखिए ये b की डायरेक्शन थी और ये किसकी डायरेक्शन थी, गति की दिशा थी, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे अगर आप देखें नॉर्थ और साउथ और ईस्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो QVB आएगा। तो सबसे पहले QVV और अपॉन m कर दीजिए। इस क्वेश्चन में कुछ और भी दिया होगा इसने, हाँ इसने लिखा है Q/m की वैल्यू 1 पॉइंट ये है, अगर आप चाहें तो इसको भी लिख सकते हैं, Q/m जहां जहां पे भी आ रहा है वहां पे आप 1.0 इंटू 10 टू द पावर 8 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ये Q/m आ रहा है, ये दिख रहा है आपको, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1.0 इंटू 10 टू द पावर 8, और अब आपके पास v अभी अभी आया है, कितना आया है इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 6, और v की वैल्यू भी दे रखी है। v की वैल्यू कितनी दे रखी थी, अगर आप देखें तो v की वैल्यू दे रखी है 2, और 2 इंटू 10 टू द पावर -3 लगाना है। क्यों लगाया -3, क्योंकि उसने कहा है मिली टेस्ला। बस इनको सॉल्व कर दीजिए, ये देखिए यहीं से पता लग रहा है 8 आ रहा है, और बाकी ये 10 की पावर को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, काफी बार बता दिया है। ये 8 है, ये 16 है, -3 कर दो तो ये आपके पास वैल्यू आएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिजिक्स में ये भी ध्यान रखना, पीछे यूनिट जरूर लिख लेना। तो देखिए ये कितना ईजी पड़ गया हमारे लिए जब हमने Q/m रेशियो वहां से देख लिया, सेकेंड भी हो गया। अब आपके पास एक और कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये था कि जब r की वैल्यू निकालते हैं तो r की वैल्यू होती है mv/QB, ये वैल्यू होती है, राइट। हमारे पे रेशियो किसका दिया है, ये ध्यान दीजिए, हमारे पे रेशियो दिया है Q/m, और यहां क्या है हमारे पे ठीक उल्टा हो गया, ये देखिए ये यहाँ पे ठीक उल्टा है, वहां पे वैल्यू दी गई है Q/m की, कितना दिया 1 इंटू 10 टू द पावर 8, और यहाँ पे उल्टा। तो इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए आप 1/1 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन में लिख देंगे, राइट। और फिर v की वैल्यू कहाँ लिखेंगे, यहाँ कितनी है 4 इंटू 10 टू द पावर 6, और v की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर -3, और जब इसको सॉल्व करेंगे इजीली सॉल्व, ये देखिए 2 टाइम कट गया, ये -3 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, ये 8 है, कितना इजी है 2 इंटू 10 टू द पावर 9 ऊपर हो रहा है और ये 8 नीचे हो रहा है, तो इससे ये कट गया और केवल आपके पास 20 बचेगा और ये मीटर में आ जाएगा।
शानदार कैलकुलेशन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आप अच्छे से कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे इस वैल्यू पे थोड़ा सा फिर से फोकस कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को तो इजीली समझ में आ गया होगा, कुछ को नहीं आया। ये फॉर्मूला होता है एम वी अपॉन क्यू वी। ये वैल्यू पे मैंने बात की, उसने Q बाई एम आपको दिया हुआ है, 1 इंटू 10⁸ दिया है, और यहाँ ठीक उल्टा हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको जो वैल्यू दी है ना उसको ठीक रेसिप्रोकल लिखना होता है, 1 बाई लिख दो 10⁸, और बाकी v की वैल्यू आपको पता थी कितनी थी, 4 इंटू 10⁶ थी, और इस v की वैल्यू ये वाला जो v है 2 इंटू 10⁻³ थी, और इजीली सॉल्व हो गया। कैसे हुआ, 2 से ये कट गया 2 टाइम, ये ऊपर गया, ये माइनस था, ये प्लस, तो 9 हो जाएगा, और ये 8, तो एक 10 बचा, और 2 इंटू 10 यानी 20 हो गया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, काफी टाइम हो गया, आप एकदम शांत बैठे हैं, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, समझ में भी आ रहा है? यस सर। हाँ, आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप बताइएगा मुझे, कोशिश करेंगे और समझाने की, लेकिन समझने के लिए वही है कि आपके भी कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए। वैसे मैं छोटी-छोटी चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन वो छोटी चीज़ें भी तभी दिमाग में आती हैं जब आपको खुद पता हो कि भाई कैसे हुआ, क्या हुआ। जैसे ये वाली वैल्यू हो सकता है आपकी समझ में ना आई हो कि R=mv/QV कहाँ से लिख दिया। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताऊँ मैं आपको, तो यहाँ पे कंडीशन ये आती है बच्चों। सबसे पहले जब कोई आवेश है, जैसे धन आवेश है, वो मैग्नेटिक फील्ड में जब जाता है तो उस पे एक बल लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, उस बल की वैल्यू होती है QVV। ये लगता है मैग्नेटिक फोर्स, राइट। और ये इसमें सर्कुलर पथ पे क्या करने लग जाता है, घूमने लग जाता है इस तरीके से। तो जब इस पथ पे ये घूमेगा तो ये इसी का नहीं रखना आपको, जब भी सर्कुलर मोशन होता है उस सर्कुलर मोशन में हमेशा एक सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसको हम FC कहते हैं, और उसकी वैल्यू होती है mv²/r, राइट। m क्या है, वो जो कण है ना पॉजिटिव वाला, उसका द्रव्यमान है। v क्या है, उसकी स्पीड है या वेलोसिटी है, और r क्या है, रेडियस है। अब ये दोनों एक दूसरे को काउंटर करते, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों बैलेंस करते एक दूसरे को, और जब ये बैलेंस करते हैं तो हम रखते हैं mv²/r=QVV। तो यहां से रिलेशन निकला, v से एक v कट जाता है, और तब हम r की वैल्यू निकालते हैं, यहीं से r की वैल्यू ये वाली हमें प्राप्त होती है। चलो, अगर ये प्रॉब्लम रही होगी तो ये भी मैंने आपको बता दिया। 25 क्वेश्चन है, जो 25th क्वेश्चन है, कोई प्रेरक, कोई संधारित्र और कोई प्रतिरोधक, यानी कि LCR सर्किट के बारे में बात हो रही है। L आ गया, C आ गया, R आ गया। An inductor and a capacitor and a resistor are connected in series, और सीरीज में लगे हुए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है LCR सर्किट का, यहां तक आपको समझ में आना चाहिए। एक AC स्रोत, और उस AC स्रोत की वैल्यू दे रखी है V=Vm sin ωt, जो कि आपके पास है ही, आपके बुक में भी यही कॉन्सेप्ट दिया गया है और यही इक्वेशन दी जाती है। परिपथ में क्षयित औसत शक्ति के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, और परिपथ की अनुनाद आवृत्ति के लिए भी व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आपको दो दो कंडीशंस दे दी हैं, हालांकि 3 नंबर में 2 चीजें पूछना थोड़ा सा जायज नहीं लग रहा है, तो ये पूछ लिया है। तो यहाँ पे हम छोटे, मतलब इतना ज्यादा नहीं लिखेंगे कि बहुत ज्यादा लंबा कैलकुलेशन करेंगे या कुछ करेंगे, शॉर्ट में इसको निकालेंगे, क्योंकि अपने आप में ये वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत बड़ा है और अनुनाद आवृत्ति निकालना भी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो दोनों से हम कर लेंगे। लेकिन बात की गई है, देखिए, L C और R, इसको बोलते हैं LCR परिपथ। ये किससे जोड़ा गया है, एक AC सोर्स से जोड़ा गया है जिसमें वोल्टेज है Vm sin ωt। अब कुछ कुछ बुक में ये Vm जो है ना बेटा, ये V0 sin ωt भी मिल सकता है। ये इसका पीक वैल्यू होती है जिसको हम शिखर मान कहते हैं, शिखर मान। ये तो ये आपको पता होना चाहिए सारी चीजें कि यहाँ का कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे हमें पावर निकालनी है, तो पावर कंजप्शन P = क्या होता है वो भी पता होना चाहिए, P = VI होता है। तो यहाँ पे हम RMS वैल्यू इसका भी स्क्वायर करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो इसमें है इसी के थ्रू आपको बताते हैं। यहाँ पे नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, देखिए, सबसे पहले आप कह के अगर ऊर्जा के लिए फॉर्मूला निकालते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, और अनुनाद आवृत्ति के लिए व्यंजक निकालेंगे तो 1 नंबर आपको मिलेगा।
जो कि मैंने कहा था ये आपके पास दिया हुआ है। जब यहाँ पे स्रोत में आई एम साइन ओमेगा टी फाई लिख दिया उसने कि अगर ये एल सी आर से जाता है तो यहाँ पे एक फेज आ सकता है। अब मैं इसका मीनिंग आपको बता दूं ये फाई क्यों लिखा है। देखिए अगर आप फेजर इसका ड्रॉ करेंगे तो फेजर ऐसे ड्रॉ होता है। सपोज दैट ये आपके पास V की कंडीशन है, ये बना रहा है इधर से ओमेगा टी का एंगल, और जब I होगा तो I इससे अग्रगामी भी हो सकता है पश्चगामी भी हो सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि वो अगर हमारे पास केवल R होता। अब यहाँ पे देखिए ये मैं फिर से आपको बेसिक नॉलेज बता रहा हूँ, इस पे आप फोकस करेंगे, इसको छोड़ के मैं और भी चीजें आपको बता रहा हूं। जब कोई भी प्रत्यावर्ती करंट R से जाता है तो उस टाइम पे I और V ये एक ही फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। ये यहां पे लिख दीजिए सेम फेज। जब R से जाएगा, जब L से जाता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, V I से क्या करता है, फॉरवर्ड होता है, एक अग्रगामी होता है, यानी कि लीड कर रहा होता है उसको पाई बाई 2 के फेज से, यानी कि उससे आगे होता है V और I पीछे चल रहा होता है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं समझा भी दूं। सपोज दैट यहां V है तो I यहां होगा, ठीक 90 डिग्री पीछे होगा उससे। ओके और जब C से चल रहा होता है तो उस टाइम पे I आगे होता है, V पीछे होता है, यानी कि यहां I होगा और यहां V होगा जो C में वोल्टेज होगा। तो ये तो था सेपरेट सेपरेट इनका कॉन्सेप्ट, लेकिन यहाँ पे LCR दिया गया है तो जब हमें पता ही नहीं है तो हम I के लिए तब कंडीशन लेंगे आई एम साइन और फिर ओमेगा टी और प्लस फाई। ये फाई की वैल्यू हमें निकालनी आनी चाहिए जब हम इन तीनों के लिए फेजर बनाते हैं। आगे आएंगे वो क्वेश्चन भी है वो इसमें, तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा। तो फाई का हमने फेज ले लिया। अब मैंने कहा था ना पावर क्या होती है, वी आई होती है, तो वी की वैल्यू भी रख दीजिए। वी की वैल्यू क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू भी रख दीजिए आई एम साइन, लेकिन ओमेगा टी प्लस क्या है फाई, रख दिया। उसके बाद वी एम और आई एम को तो ले लीजिए आगे, और फिर बचेगा साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहाँ पे थोड़ा सा जो बायो के है ना उनको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे 2 साइन ए और बी का या साइन सी प्लस डी, सॉरी 2 साइन ए और बी का फॉर्मूला लगाते हैं, और वो फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस कॉस बी का होता है। एक फॉर्मूला कह रहा हूं मैं, किसका फॉर्मूला लगता है, 2 साइन ए साइन बी, जो की वैल्यू होती है कॉस ए माइनस कॉस बी की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे ए क्या है, ए है ओमेगा टी, और बी क्या है, ये वाला कंडीशन आ जाएगा। तो यहाँ पे ये ही कंडीशन यहाँ पे इसको सॉल्व की गई है। थोड़ा सा यहाँ पे बायो वालों के लिए दिक्कत हो सकती है, बाकी सेम वैल्यूज आएगी, और अपॉन में इसका 2 भी आ जाता है। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना कि यहाँ पे ये 2, क्योंकि ये 2 साइन ए और है तो यहाँ पे 2 था नहीं, तो 2 नहीं है तो हम अपनी तरफ से 2 लगाएंगे, तो 2 हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। थोड़ा सा इस स्टेप को बायो वाले याद रख सकते हैं। वैसे मैंने समझा दिया है कहां से आता है ये, इसका फॉर्मूला ये होता है कॉस ए माइनस कॉस बी होता है, और इसमें 2 नहीं था तो 2 से हम मल्टीपल भी करेंगे डिवाइड, इसलिए 2 आ गया, 2 आ जाएगा यहाँ, और बाकी इतने का हम फॉर्मूला लिखते हैं तो कॉस फाइव माइनस कॉस। ये इसमें भी थोड़ा सा फोकस कीजिए, ये जो पीछे वाला टर्म है ये साइक्लिक के लिए, क्योंकि जहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा होती है ना, अब ये मुझे नहीं पता आपको कितना समझाया गया है, लेकिन ये प्रत्यावर्ती धारा जो है वो पूरी साइक्लिक होती है, पीरियोडिक फंक्शन जिसको हम कहते हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन में ये वाली जो वैल्यू होती है, जैसे 2 ओमेगा टी आ गया, कॉस में आए चाहे साइन में आए, तो इनकी वैल्यू पूरे चक्कर के लिए यानी कि 0 से लेकर और टी तक के लिए शून्य आती है, तो ये वाली वैल्यू शून्य आ जाती है पीछे वाली, और केवल कॉस फाइव बचता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पे ये वाला तो हो जाएगा 0, और केवल ये इतनी वैल्यू आपके पास बची, और वही उसने बचाई है। ये P इज इक्वल्स टू, ये लिखा भी है यहाँ पे, पूरा लिखा हुआ है, देखिए ये वाले पे आप फोकस करेंगे तो पूरा लिखा गया है। तो इतनी वैल्यू आपको बचेगी। अब इस वैल्यू को भी हम डिजाइन करेंगे बच्चों, देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वी एम अपॉन अंडर रूट 2 इंटू आई एम अपॉन अंडर रूट 2, और कॉस फाइव तो पीछे से है, बहुत शॉर्ट तरीके से कर रखा है। कितने बच्चे हैं जिनको ये अंडर रूट टू लिखना समझ में आ गया? यस सर। आ गया ना।
जैसे 2 है ना, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, तो √2 2 ही होता है। ये 2 था ना नीचे, हमने ऐसा लिखा। अब ऐसे क्यों लिखा मैं बताऊं, आपकी बुक में जनरली आपने I0 अपॉन √2 पढ़ा होगा और V0 अपॉन √2 पढ़ा होगा। ये होती है IRMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये भी होती है VRMS वैल्यू। क्लियर है? तो इसका मतलब, अब इसने ये नहीं लिखा हुआ, आप चाहे अपनी तरफ से लिख लेना, इसको लिखना VRMS IRMS और cos फाई। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ cos फाई। फाई क्या चीज है? फेज है। जैसे कि फेज मैंने अभी कहा था आपको, फिर से कह रहा हूं, R के लिए फेज 0 डिग्री का होता है, L के लिए फेज π/2 का होता है, C के लिए भी फेज π/2 का होता है। ये फाई की वैल्यूज में बता रहा हूं सिंगल सिंगल में, तो ये वही है। क्लियर है? तो ये आपके पास पावर का फॉर्मूला आ गया है। ओके, तो यहां तक मुझे नहीं लगता किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये वैल्यू आपको मिल गई है। बाकी इस फॉर्मूले में अगर आप इसको किसके केस में डाल, जैसे ये वाला दिख रहा होगा आपको, अगर बाई दफे आप इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, I² और cos फाई दिख रहे, तो कुछ बच्चे बोल सके जेड कहां से आया, तो मैं सिंपल वे में बता रहा हूं आपको। P इक्वल्स टू होता है VI। अब ओम का लॉ आपने पढ़ा है, V इक्वल्स टू होता है IR। तो यही वैल्यू यहाँ पे, ये V की जगह पे IR रखा तो क्या हो जाएगा, रखो यहाँ पे रख के, तो ये हो जाएगा I²R। R क्या चीज है बेटा? प्रतिरोध है। किसका प्रतिरोध है? किसी भी सर्किट में जब केवल R लगा हो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, जब LCR होता है, उसमें L भी लगा है, C भी लगा है और R भी लगा है, तो इसके प्रतिरोध को हम नाम देते हैं प्रतिबाधा, इंपिडेंस, और उसको Z बोला जाता है। तो वही वैल्यू लिखी गई है यहाँ पे। तो जिन बच्चों ने थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा, टच किया होगा, उनको फटाफट समझ में आ रहा होगा। जिन्होंने नहीं किया होगा उनको थोड़ा दिक्कत हो रही होगी काफी समझने में। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये छोटी छोटी चीजें आपको बता दी जाए। तो ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये आपके 2 मार्क्स का कंप्लीट हो गया बच्चों। अब वो पूछ रहा है अनुनाद आवृत्ति के लिए व्यंजक। अब सबसे पहले अनुनाद की कंडीशन होती क्या है वो समझ में आनी चाहिए। अनुनाद की कंडीशन होती है कि जो ये LCR परिपथ होता है, जिसका मैं बार बार फिगर बना रहा हूं, ये है LCR परिपथ, राइट। इस परिपथ में जो Z है, Z की वैल्यू भी लिख देते हैं, आगे जाके भी आनी है इस वैल्यू ने, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है, राइट, जिसको हम इम्पीडेंस कह रहे हैं, इम्पीडेंस या प्रतिबाधा हिंदी में आप इसको कहते हैं, राइट। तो जो इम्पीडेंस की वैल्यू है ना, कंडीशन होती है कि XL इक्वल्स टू XC हो जाता है। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो उस टाइम पे Z इज इक्वल्स टू, देखो, √R² बचेगा क्योंकि ये तो 0 हो गया, और तब Z इक्वल्स टू R आ जाएगा। इसको बोलते हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट, एक जिसमें L भी लगा हुआ है, C भी लगा है, R भी लगा है, बट कंडीशन ऐसी बनी कि वो दोनों हो गए बराबर, उनकी प्रतिघात या जो रिएक्टेंस है वो हो गए बराबर, और उस टाइम पे वो किसकी तरह व्यवहार कर रहा है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह। इस टाइम पे कंडीशन ये होती है कि ये मिनिमम रेजिस्टेंस देता है, माने जो धारा का मार्ग होता है, एसी पथ का जो वो होगा, उसमें कम से कम बाधा ये डालता है या कम से कम रुकावट डालता है। सिंपल वे में आप ऐसे समझिए। तो अगर वो कम रुकावट डालेगा तो मैक्सिमम आउटपुट होगा, यानी कि हमारा जो भी सर्किट होगा उसमें हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। तो उसी को हम अनुनाद कहते हैं। तो अनुनाद की कंडीशन अब आपको समझ में आ गई होगी। ये कंडीशन है XL इक्वल्स टू XC है, उस टाइम पे इसको ω0L कहते हैं, इसको 1/ω0C कहते हैं, क्योंकि XL की वैल्यू ω0L होती है, 1/ωC हो गया। अब इस कंडीशन में अगर आप सॉल्व करें तो ω² इज इक्वल्स टू 1/LC हो गया, फिर ω0 इज इक्वल्स टू 1/√LC हो गया। कितना इजी है। फिर जो ओमेगा की वैल्यू है ना बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 2πf। ये तो है एंगुलर रिजोनेंस, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं रिजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं तो लिखने में दिक्कत हो जाती है, और ये नॉर्मली क्या है? केवल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। ध्यान देना, यहाँ पे एक शब्द और आया है एंगुलर, एंगुलर, राइट, कोणीय, और यहाँ पे केवल रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो ये रिलेशन होता है 2πf इक्वल्स टू 1/√LC। हमें केवल f चाहिए, तो देखो सॉल्व करो, f इज इक्वल्स टू 1/√LC
2 पाई अंडर रूट LC। कितना प्यारा रिलेशन है, बहुत क्यूट सा रिलेशन है। F इज इक्वल्स टू 1/2 पाई LC। ओनली रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा नॉट क्या चीज है? एंगुलर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्या है? एंगुलर रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ये दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। तो फाइनली अगर समझ में आ गया है तो बच्चों यहाँ पे दिखा रखा है, देखो इसने केवल ओमेगा लिया है, मैंने ओमेगा नॉट लिया है, क्योंकि हम बुक में जब पढ़ते हैं तो हम बहुत केयरली इसको रखते हैं कि भाई ये ओमेगा नॉट एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी ओमेगा की, जिसको हम ओमेगा नॉट कहते हैं। समझ में आ गया? आगे बढ़े? यस सर। चलिए बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर है 26, इसको भी कर लेते हैं फिर देखते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य को प्रायः विकिरण उत्पन्न करने वाले निकाय के अभिलाक्षणिक साइज से संबंधित किया जाता है। इस कथन की पुष्टि के लिए 2 उदाहरण दीजिए। और इसका ख पार्ट पूछा गया है 3 नंबर में, मतलब 1 नंबर का ये होगा, 1 नंबर का ये होगा, 1 नंबर का ये होगा। लंबी दूरियों के लिए रेडियो प्रसारण के लिए लघु तो ये जो 26 वाला क्वेश्चन है ना, ये अब हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, लेकिन इसको हटा देंगे बच्चा, अब ये नहीं है। पहले हमारे पास कम्युनिकेशन ही, क्योंकि ये पेपर में हो सकता है पुराना पेपर रहा उसकी वजह से आ गया हो, तो वहां पे हमारे पास जो है कम्युनिकेशन चैप्टर था, जहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड पढ़ते थे। तो वहाँ पे किस तरीके से तरंगें संचरित होती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड है। तो वहां का क्वेश्चन लग रहा है ये, इसको तो हम हटा ही देंगे, ये नहीं है हमारे पास। ये लघु तरंग बैंड के उपयोग हो गए और ये हो गया, ये हटा दीजिए, ये अब है नहीं, कम्युनिकेशन वाला नहीं है, इसे हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके। अगर ये विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य की प्रवृत्ति के लिए निकाय अभिलक्षण, इसमें अगर हम पहला देख भी लें, अगर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लेके चलें, तो कुछ हम उसकी वैल्यूज यहाँ पे दे सकते हैं। जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनके बारे में हम दे सकते हैं। जैसे गामा विकिरण की तरंगदैर्ध्य इतने नाभिक के एक्स भारी होती है। वैसे ये है नहीं हमारे पास अभी इस टाइम पे, क्योंकि ये स्पष्ट नहीं है क्वेश्चन। इसमें दोनों चीजें, जो ये लंबी दूरियों के लिए रेडियो प्रसारण के लिए लघु तरंग बैंड का उपयोग किया जाता है क्यों, और प्रकाशिक और रेडियो दूरबीन दूरसक धरती पर स्थापित की जाती हैं, परंतु एक्स किरणें खगोलीय केवल पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने वाले। तो ये मुझे लग रहा है कम्युनिकेशन से रिलेटेड रहा होगा, मे भी अगर होगा भी तो देख लीजिए, एक एक कर मैं बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे कहा गया था पहले के लिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य को प्रायः विकिरण उत्पन्न करने वाले निकाय के अभिलाक्षणिक साइज से संबंधित किया जाता है। इस कथन की आपको पुष्टि करनी है। तो इसके लिए कोई 2 कॉजेज ये हैं। गामा विकिरण की जो तरंगदैर्ध्य है वो लगभग 10⁻⁻14 मीटर से लेकर 10⁻⁻15 मीटर की है, जो कि परमाणु के नाभिक से उत्पन्न होती है। ओके, यहाँ पे दूसरा है, जो एक्स किरणें हैं वो भारी परमाणु से उत्सर्जित होती हैं और रेडियो तरंगें त्वरित इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न होती हैं। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी अगर ये प्रॉपर्टीज हो तो वहां से आप पढ़ लीजिएगा इसको। प्रेषक एंटीना, क्योंकि ये एंटीना वाला और ये सारा कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, तो ये नहीं होगा आपके पास। अगर होगा तो एक बार मैं कल देख लूंगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। बोर ने उन्हें किस प्रकार से दूर किया? यह दर्शाइए कि बोर परमाणु मॉडल परमाणु की विभिन्न कक्षाओं के बीच की दूरियां समान नहीं होती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये अक्सर पूछा ही जाता है, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। देखिए, जब हम एटम का जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड मॉडल पढ़ते हैं तो पहले थॉमसन का मॉडल आता है, फिर उसके ड्रॉबैक्स आते हैं, फिर रदरफोर्ड ने कुछ काम किए, फिर रदरफोर्ड के मॉडल को मान्यता मिलती है, फिर उसमें भी कमियां आती हैं, फिर बोर का जो मॉडल है उसको हम मान्यता देते हैं, और बाद में जाके जो बोर का मॉडल है वो भी फेल हो जाता है। तो अब जो क्वांटम थ्योरी आती है तो हम न्यू थ्योरी के हिसाब से एसपीडीएफ और क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ के और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बहुत सारी चीजें लगा के फिर नए तरीके से पढ़ते हैं। लेकिन फिजिक्स में जो 12th क्लास का सिलेबस है उसमें बोर के मॉडल तक ही हमारे पास है। तो सबसे पहले क्या है, रदरफोर्ड मॉडल की हमें कमियां बतानी है। देखिए, जो रदरफोर्ड का मॉडल था ना, इसने किया क्या था पहले वो बता दूं आपको। यहाँ पे कभी कभी एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग आता है कि जो अल्फा पार्टिकल हैं उन्होंने किस तरीके से स्वर्ण पन्नी पर उनकी बम्बार्टमेंट की और उसके रिजल्ट क्या रहे। तो उसका रिजल्ट इस तरीके से रहता है बेटा, ये है
ये एक नाभिक को उन्होंने कहा बहुत छोटा साइज होगा, यहाँ पे से जब किरणें डाली गई या अल्फा रेज डाली गई तो ये मैक्सिमम जो है सीधे इस तरीके से पास हो गई, कुछ इस तरीके से निकल गई, ठीक है, बहुत कम एंगल पे, कुछ इस तरीके से आई बैक, और उनमें से जैसे 10,000 या 8,000 कुछ बुक में लिखा होगा, मतलब जब 8,000 पार्टिकल्स गए तो उनमें से एक पार्टिकल जो है 180 के एंगल पे, यानी कि सीधे ये इधर को जा रहा था, इधर बैक आ गया। तो इससे हमें पता चला कि जो ये न्यूक्लियस है इसका साइज लगभग 10⁻⁻15 और कुछ बुक में 10⁻⁻14 ऑर्डर का लिखा गया होगा, जिसको हम फर्मी भी कहते हैं। फर्मी साइज 10⁻⁻15 मीटर होता है। तो ये न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 आया, और जो एटम का साइज है वो 10⁻10 मीटर है। इन दोनों के बीच अगर हम देखें तो लगभग 10,000 से लेकर 1,00,000 गुना का अंतर है, यानी कि जो परमाणु है वो अधिकतर खोखला है, पूरा का पूरा खोखला है, और उसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है वो उसके नाभिक में क्या रहता है, समाहित रहता है। और जो नाभिक की डेंसिटी होती है वो लगभग 10⁻17, ठीक है, केजी पर मीटर क्यूब के मीटर क्यूब के लगभग बराबर होती है। बहुत ज्यादा हाईली डेंस्ड है ये वाला पोर्शन इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा आपको समझ लेना है। लेकिन रदरफोर्ड ने किया क्या, रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों तरफ घूमता है इस तरीके से, ये घूमेगा जब, तो जो घूमता है, क्योंकि ये क्या है, चार्ज पार्टिकल है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करेगा, ईएम वेव जिसको हम कहते हैं, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जनरेट करेगा। अब कोई भी सोर्स जो ईएमएफ वेव को जनरेट करता है वो लगातार उसकी ऊर्जा क्या होती जाती, कम होती जाती। तो इसके कारण क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा ना, वो लगातार उसकी कक्षा छोटी 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 और छोटी होके एक बार में वो क्या होगा, परमाणु के नाभिक में गिर जाएगा, और वहां परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो कि बाद में जाके बोर ने कहा कि ये सत्य नहीं है, ये गलत है, तो ये इसका फेल्योर रहा। तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई है, मैं एक बार अगर आप भी पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने सारी चीजें आपको समझा दी है। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार कोई त्वरित आवेशित कण, ये देखिए इन पे ध्यान दीजिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण उत्सर्जित करता है, अतः त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर घटती जाती, जो मैं बता रहा था आपको, इस तरीके से ऊर्जा लगातार, उसके ऐसे फिगर भी बना सकते हैं आप, बहुत अच्छा होगा कि आपको नंबर मिल जाएंगे, लगातार घटनी चाहिए। और एक सर्पिल पथ, ये मैंने जो बनाया पथ पर चलेगा, अंतःनाभिक में गिर जाएगा, ऐसा परमाणु स्थायी नहीं हो सकता है, यानी कि परमाणु का अस्तित्व खत्म हो गया। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन सर्पिल पथ पर अंदर नाभिक की ओर आते हैं तो कोणीय वेग और उनकी आवृत्तियां निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं। तो लगातार उसकी ये जो दो वैल्यूज हैं, कोणीय वेग और आवृत्तियां, वो क्या होंगी, परिवर्तित होंगी, अतः इन्हें एक संतत स्पेक्ट्रम उत्सर्जित करना चाहिए जो वास्तव में परिचित नहीं होता है। तो इससे एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी मिलना चाहिए, बाद में जाके ये ऐसा स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त नहीं होता। तो दो फेलियर आप लिख सकते हैं। स्थायी कक्षों की बोर ने परिकल्पना की जिनमें इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करते हैं। बोर ने क्या किया, किस तरीके से दूर किया, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन एक डेफिनिट एनर्जी की कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर। उन्होंने 2n² का रूल भी दिया था, जैसे पहले में 2, फिर 8, फिर इस तरीके से 18 और फिर 32, ये चलता रहेगा आगे की तरफ। क्रम उन्होंने इस तरीके से बताया, जिनको आप LKMN इस तरीके से KLMN करके आगे बढ़ाते हैं। हालांकि ये बहुत ज्यादा प्रूव्ड नहीं है बाद में, पर इस तरीके से उन्होंने कहा कि वो जब जिस कक्षा में घूम रहा होगा तो वहां पर एनर्जी न तो लॉस करेगा ना ही गेन करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है इलेक्ट्रॉन नाभिक में चारों ओर केवल उन कक्षाओं में परिक्रमण करता है जिनके लिए कोणीय संवेग, ये सेकंड लॉ है, जो कोणीय संवेग का मान है वो h/2π का पूर्ण गुणक होगा। यहाँ पे जो n है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इसका पूर्ण गुणक होना चाहिए। और कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी क्या करेगा, गेन और लॉस करेगा, तो वो निम्न लेवल से उच्च लेवल और उच्च लेवल से निम्न लेवल की तरफ जाएगा, ये इन्होंने कहा था। इतनी चीजें, ये पूरा थ्योरेटिकल है, ये आपको पता होना चाहिए सारे रूल्स, तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे जो हम इसका डेरिवेशन अगर आएगा तो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक नंबर में ही इसको बताना है कि भाई अलग अलग, तो यहाँ पे देखिए बच्चा, जो R वैल्यू है nवीं कक्षा के लिए, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, n² के।
n क्या है? ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n की वैल्यू 1 होगी तो ये वैल्यू 1 होगी, n की वैल्यू 2 होगी तो ये 4 हो जाएगा, n की वैल्यू 3 होगी तो ये 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जो कक्षा है उसकी त्रिज्या क्या होगी? अलग अलग। तो आप इस बड़े रिलेशन को भी लिख सकते हैं, आप केवल इतना लिख के भी कर सकते हैं कि r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, और जहां n की वैल्यू 1 2 3 4 होगी तो जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जाएंगी ये त्रिज्या भी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। तो इस तरीके से आप इसके आंसर कर लेंगे। ओके, अब जो 28 क्वेश्चन है इसको हम कल करेंगे मुझे लगता है, क्योंकि बच्चों का डाटा भी खत्म हो जाता है, बहुत लंबी कक्षा लेना भी ठीक नहीं है। तो आज इतना ही करते हैं, सहज तरीके से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताएं कोई